Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about intellectual property rights, their basic definitions and core concepts. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को उर्दू में हकूक मलकियत दानिश कहते हैं। यानी वो चीज जो आपने अपने माइंड से कोई चीज क्रिएट की है उस पर जो हकूक होते हैं वो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। कोई ऐसी चीज जिसका कोई मालिक हो, चाहे वो उसका फिजिकली वो एग्जिस्ट करती हो, यानी उसको टच कर सकें, उसका किसी न किसी तरीके से पकड़ सकें, परसीव कर सकें। उसमें मूवेबल भी वो हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है, यानी आपका प्लाट है, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, मोबाइल फोन है। ये है टेंजिबल प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो इनटेंजिबल होती हैं, वो देखने में तो नजर नहीं आती लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। वो उनको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आपकी माइंड की क्रिएशन होती है। हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि एनी फॉर्म ऑफ नॉलेज और एक्सप्रेशन क्रिएटेड यूजिंग ह्यूमन इंटेलेक्ट। इस इंटेलेक्ट से इंटेलेक्चुअल निकला है, माइंड और क्रिएटिव एक्टिविटी। और ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये जस्ट लाइक जिस आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, आपका प्लाट है, आपकी गाड़ी है, आपका कैमरा है, उसको जिस तरह आप सेल भी कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, रेंट पर दे सकते हैं, या किसी को विल के जरिए किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, या किसी को असाइन कर सकते हैं। सेम इस केस विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी आप इसी तरह सेल परचेज कर सकते हैं। वो राइट्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर होते हैं वो दे आर कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इनफैक्ट एक किस्म का बैलेंस है कि आप गवर्नमेंट को न्यू नॉलेज डिस्क्लोज कर रहे हैं और जो स्टेट है वो आपको एक मोनोपोली राइट दे रही है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि आपकी मर्जी के बगैर वो जो चीज है वो कोई इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कहलाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और ये सिर्फ एक वेल नोन ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि नॉलेज पर आप मोनोपोली नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर हम इसलिए मोनोपोली दे रहे हैं कि एक किसी इंसान ने या किसी इन्वेस्टर ने या किसी इन्वेंटर ने अपना टाइम, एनर्जी और अपना माइंड बहुत ज्यादा उस चीज को बनाने में लगाया है। अगर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे राइट्स ना दिए जाएं तो क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज जो है वो स्टॉप हो जाए। To incentivize the inventor, intellectual property rights are necessary. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उतने ही इम्पोर्टेंट है जितनी दूसरी राइट्स होते हैं, यानी और इनकी इतनी अहमियत है जितनी आपकी फिजिकल एसेट्स ये होती है। यानी जिस तरह आपके मोबाइल की है या मैंने कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, जितनी उसकी प्रॉपर्टी है ये उससे कई गुना बल्कि उससे ज्यादा इसकी मलकियत होती है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनमें कॉपीराइट है। कॉपीराइट बहुत वेल नोन है। तकरीबन हर वो स्टूडेंट या रिसर्चर या फैकल्टी मेंबर जो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो डेफिनेटली कॉपीराइट्स के बारे में अवेयर है। इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ट्रेडमार्क एवरी, इवन के जो ले मैन है उसको भी पता है कि ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट्स। हम मोस्टली पेटेंट्स को डिस्कस करेंगे लेकिन डेफिनेटली हम सब प्रॉपर्टीज को थोड़ा थोड़ा हम टच करेंगे। कॉपीराइट जैसा कि नाम इटसेल्फ शो कर रहा है, द राइट टू मेक कॉपीज। अच्छा, कॉपीराइट में एक जो चीज है कि कॉपीराइट ये एक्सप्रेशन जो है ना, कि आप किसी चीज को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। जो अंडरलाइंग आइडिया या फैक्ट है उसको प्रोटेक्ट नहीं करता। इसकी एग्जांपल आप यूं लें कि आप यानी हम में से कोई बंदा वो किसी ट्रैवल करता है, अमेरिका या कहीं पर जाता है, वो अपना सफरनामा लिखता है, तो वो उसकी एक डेफिनेट खास किस्म की ऑब्जर्वेशन है। एक और इंसान है वो भी अमेरिका जाता है, वो भी अपना सफरनामा लिखता है। तो दोनों के सफरनामे जो है, जो ट्रेवल उनकी बायोग्राफी, दोनों को कॉपीराइट मिलेगा क्योंकि एक्सप्रेशन का वे डिफरेंट है। हर बंदे की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होती है, उसको सोचने का अंदाज, लिखने का अंदाज,
आपने कौन से अल्फाज यूज किए हैं किसी चीज के लिए, ये इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, ये ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप, चाहे ड्रामेटिक है, म्यूजिकल है, कल्चरल है, आपने कोई पेंटिंग बनाई है, कोई आर्टिकल लिखा है, कोई आपने सिनेमेटोग्राफिक वर्क किया है, कोई फोटोग्राफ, या कोई आपने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम किया है, इवन के उनको भी। कॉपीराइट की जो प्रोटेक्शन का टाइम है वो है लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 70 ईयर्स। कुछ कंट्रीज में 50 ईयर्स है, ज्यादातर में 70 ईयर्स है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या आप इससे अंदाजा लगाएं कि जिस ने ये हैरी पॉटर नावल लिखा था, उसने सिर्फ इस हैरी पॉटर नावल या सीरीज से उसने 750 मिलियन यूरो कॉपीराइट जो थी ऑथर जेके रोलिंग, उसने 750 मिलियन यूरो इससे सिर्फ कमाए थे। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है डिजाइन। हम में से कोई बंदा भी अगर मार्केट जाए और कोई चीज परचेज करने लगे और दो एक ही प्रोडक्ट है, वो दो डिफरेंट शेप्स में है, अगर उन दोनों की नो डाउट सिलेक्शन के वक्त एक प्राइस भी एक मैटर होता है कि आप जो लो प्राइस है हमारी होती है हम उसको खरीदें, लेकिन अगर दोनों की प्रॉपर प्राइस सेम हो तो हम उस चीज को डेफिनेटली पसंद करेंगे जिसका डिजाइन अच्छा है, जो एस्थेटिक अपील जो है, जो देखने में अच्छी लगती है, उसको हम करेंगे। अच्छा, इसमें ये है कि ये प्रोडक्ट की जो है वो वैल्यू एडिशन के लिए इनफेक्ट यूज होता है। और ये इंडस्ट्रियल डिजाइन यूजुअली टारगेट इसके होते हैं बच्चे या फीमेल या स्पोर्ट्समैन या एक खास जो तबका है ना, उसके लिए जो भी प्रोडक्ट बनाई जाती है उसकी जो डिफरेंट सर्वेज करके कि इस जो है एज ग्रुप के लोगों को कौन सी चीज पसंद है, उस चीज का डिजाइन जो है ना वैसे ही बनाया जाता है। अब डिजाइन की जो प्रोटेक्शन की लिमिट है ये 10 ईयर्स है। अच्छा, चाहे कॉपीराइट हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, इन सब में जो टाइम लिमिट होती है ये डेट ऑफ फाइलिंग से शुरू होती है, डेट ऑफ ग्रांट से शुरू नहीं होती। क्योंकि जब आप इसको किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में फाइल करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, उसके बाद आपको ग्रांट होगा। तो ये जो इसका है वो 10 ईयर ये डेट ऑफ फाइलिंग से शुरू होगा। लेकिन चूंकि इंडस्ट्रियल डिजाइन बहुत जल्दी बदल जाते हैं, और जिसने भी वो इन्वेस्टमेंट की होती है इंडस्ट्रियल डिजाइन में, वो यूजुअली 1 से 2 साल में वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्लस अपना मुनाफा वो अर्न कर लेता है। तो इसलिए इसकी टाइम लिमिट 10 ईयर्स ही है और इस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। ये डिफरेंट डिजाइन है मुख्तलिफ चीजों के। ये ट्रेडमार्क एक बहुत वेल नोन चीज है। ये पूरी दुनिया में हर इंसान ट्रेडमार्क को जानता है, इवन के जो इलिटरेट लोग होते हैं उनको भी पता होता है कि हमने फलां जो कंपनी है उसकी चीज खरीदनी है। जो ट्रेडमार्क है ये कोई एक मार्क भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और ये इसलिए होते हैं कि एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करें या एक सर्विस को दूसरी सर्विस से डिस्टिंग्विश करें। अच्छा, सर्विस बाद सर्विसेज होती हैं जिस तरह टीसीएस हो गया, लिपर्स कोरियर हो गया, पीआईए हो गई, इनके लिए कोई अलहदा से नहीं, ये भी इनफेक्ट ट्रेडमार्क के अंदर ही आते हैं। और ट्रेडमार्क की जो प्रोटेक्शन की लिमिट है वो इनडेफिनिट है, अनटिल अनलेस कि आप इसकी रिन्यूअल फीस देते रहें, वो जो रेलेवेंट है आपका ग्रांटिंग ऑफ इट। ट्रेडमार्क इनडेफिनेट पीरियड तक कंटिन्यू रह सकता है। डिफरेंट इसका जो प्रोटेक्शन सिंबल है वो यूजुअली आर से, आपने अक्सर चीजों के सामने आर इसमें सर्कल में देखोगे, इट इंडिकेट की रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। अब जो कोका कोला का ट्रेडमार्क है, सिर्फ इसकी ट्रेडमार्क की जो वैल्यू है 68.9 बिलियन है, या माइक्रोसॉफ्ट है, सिर्फ इनकी ट्रेडमार्क की वैल्यू इतनी है। इसके बाद आ जाती हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इस हवाले से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से थोड़ा सा हट कर है, लेकिन आल दो ये फिर भी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कंसीडर की जाती हैं। हटकर इस हवाले से है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन में जो प्रोटेक्शन है वो किसी एक इंसान को नहीं बल्कि एक खास एसोसिएशन को दी जाती है। यानी जिस तरह फॉर एग्जाम्पल किन्नू है, अब किन्नू सरगोदा का मशहूर है, या मैंगो है मुल्तान का मशहूर है,
इनफैक्ट जो एक खास कोई जियोग्राफिकल एरिया होता है वहां पर जो एग्रानमिक जो प्रैक्टिसेस होती हैं फार्मर्स की सीना बाई सीना चली आ रही होती हैं, कोई वहां की सॉइल की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कोई क्लाइमेट ऐसी होती है, ये सारी चीजें मिलाकर एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यूनिक बना देती हैं। कोलंबियन कॉफी है, एक बहुत फेमस केस था बासमती। ये इंडिकेट कर इट मींस फ्रेग्रेंस मती मीन, तो बासमती मीन फ्रेग्रेंस दैट कम्स फ्रॉम अ क्वीन। तो ये इनफैक्ट इस चावल के अंदर एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड 2 एसिटाइल 1 पाइरोलिन। इसकी वजह से ये बासमती चावल के अंदर से खास अरोमा आती है, खास फ्रेग्रेंस आती है जब आप इसको कुक कर रहे हैं। तो अमेरिका में इस पर एक कंपनी ने पेटेंट ले लिया था, तो फिर अमेरिका ने इसको लिटिगेट किया, फिर 20 में से 17 क्लेम जो थे वो फिर रिवोक हो गए। और इसको फिर यहाँ से ये टर्म निकली है बायोपायरेसी या बायोप्लेजियरिज्म के, जो किसी दूसरी नेशन के जो रिसोर्सेज हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज, उनको थेफ्ट करने के इसको बायोपायरेसी कहते हैं। इसके प्रोटेक्शन का कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं। अब पाकिस्तान में इसका एक्ट आया है और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो रेलिवेंट एसोसिएशन है उसने रजिस्टर करवाना होता है जो भी चीज जिसको आप खान पर सिंध की अजरक है या मुल्तान का ये आम है या किसी भी इलाके जो प्रोडक्ट है, वो गवर्नमेंट के पास एक रजिस्टर होता है, उसके पास आपने उस एसोसिएशन में उसको रजिस्टर करवाना हो। ये इतनी इंपॉर्टेंस कामिल है कि शैंपेन बहुत फेमस वाइन है। तो शैंपेन ये फ्रांस का एक इलाका है, वहां पर ये जो ग्रेप ग्रो करते हैं उनसे बनाई जाती है। तो अमेरिका वालों ने एक दफा अपने इलाके में ये बियर बनाकर या वाइन बनाकर तो उसको शैंपेन के नाम से बेचना शुरू किया। तो फिर फ्रेंच वालों ने इसको सू किया और एट द एंड अमेरिका वालों को उसका नाम शैंपेन से हटाकर स्पार्कलिंग वाइन रखना पड़ा।